सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज का हमारा विषय है लौटा तालिबान, दहशत में जहान। दरअसल जिस बात की आशंका पिछले कुछ समय से सारी दुनिया में दबे छुपे शब्दों के साथ थी, वह हकीकत बनकर अब हमारे सामने आ चुकी है और वह बात है अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा। तकरीबन 1.5 साल पहले अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के रहते हुए यह तय हुआ तालिबानियों के साथ एक समझौते के तहत कि अब और समय तक अमेरिका की फौजें अफगानिस्तान में नहीं रहेंगी। और कुल मिलाकर उस फैसले को बड़ी तेजी के साथ क्रियान्वित करने में तत्परता दिखाई नए राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा। उन्होंने संकल्प लिया कि 31 अगस्त से पहले अमेरिका तालिबान के हवाले या अफगानिस्तान की सरकार के हवाले जैसे भी हालात बने, कुल मिलाकर उन्हें उनके हाल पर छोड़कर अपने सैनिकों को अपने देश वापस ले जाएगा। और उस फैसले के क्रियान्वयन के साथ पूरी दुनिया इस समय सख्ते के दौर से गुजर रही है। जो बाइडेन ने तो भले ही कहा कि अफगानिस्तान की सेना पर अब सुरक्षा की जिम्मेदारी है, पर उन्होंने सुरक्षा की जिम्मेदारी कितने बेहतर तरीके से निभाई है या पिछले 15 दिन में ही दिखाई दे गया है। जो गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति आखिरी दम तक लड़ने की बात कर रहे थे, वो दम निकलने से पहले ही देश छोड़कर जा चुके हैं। तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो चुका है। 60 से ज्यादा देश दुनिया के गुहार कर रहे हैं तालिबान से संयम बरतने के संदर्भ में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस कार्यक्रम के चलने के दौरान ही बैठक चल रही है। पहली खबर यही आई है कि सुरक्षा परिषद ने आग्रह किया है तालिबान से कि वो अफगानिस्तान में संयम बरते। पिछले 2-3 दशक से दुनिया के तमाम देश आतंक के खिलाफ जिस प्रकार की भाषा बोलते थे, जिस प्रकार का व्यवहार करने की बात कहते थे, उसके उलट इन दहशतगर्दों के आगे अनुनय विनय करने की हैसियत में दिखाई दे रहे हैं। चीन तालिबान के साथ रिश्ते जोड़ने की बात कर रहा है। पाकिस्तान ने इसे अफगानिस्तान की आजादी करार दिया है। कुल मिलाकर आने वाला समय दुनिया के लिए काफी तकलीफ भरा हो सकता है, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के संदर्भ में है कि भारत के पड़ोसी मुल्क जिनके साथ इस समय हमारे रिश्ते काफी तल्ख हैं, वो सब अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर बड़ा उत्साह दिखा रहे हैं। क्या उनका उत्साह, क्या उनकी ये खुशी, क्या उनकी ये प्रसन्नता भारत के लिए चिंता का सबब नहीं होनी चाहिए? इस पर आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि तालिबान का अफगानिस्तान में एक बार फिर काबिज हो जाना देश और दुनिया दोनों के लिए आने वाले समय में किस रूप में सामने आएगा। और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और आने वाले समय के इस खतरे को लेकर कुछ संजीदा बातचीत करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों में शुमार जॉन एफ कैनेडी का दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि हमें गणतंत्रात्मक जवाब या लोकतंत्रात्मक जवाब नहीं चाहिए, बल्कि हमें सही जवाब चाहिए। हमें बीते समय के आरोपों को समाप्त नहीं करना है, हमें तो बस हमारे भविष्य की जिम्मेदारियों को स्वीकार करना है। जॉन एफ कैनेडी आज से 50 साल 60 साल पहले यह विचार अपने देश की जनता के साथ साझा करके इस दुनिया को छोड़ गए, पर उनके उत्तराधिकारियों ने क्या उस कही गई बात को इसी तरीके से अमल किया है तो जो बाइडेन के वर्तमान फैसलों के संदर्भ में दिखाई दे रहा है? पूरी दुनिया तालिबान के इस कब्जे को महज अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की जीत के तौर पर नहीं देख रही है, बल्कि अमेरिका जैसी महाशक्ति की स्पष्ट शब्दों में पराजय के तौर पर भी देख रही है। इसकी रोशनी में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए भारत के पूर्व सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ जाने माने विदेश राजनयिक पूर्व राजदूत मंजीव पुरी साहब खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर सईद अनवर फारूकी साहब हैं, जो पाकिस्तान से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां के वरिष्ठ संपादक हैं। आपका स्वागत है फारूकी साहब। और साथ ही रंजीत कुमार जी, जो विदेश मामलों के विशेषज्ञ भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वह भी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत कादिर साहब आपसे करना चाहता हूं। हालांकि पुरी साहब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर हमारे साथ में विचारों को साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी दिलचस्पी ये जानने में और शायद दर्शकों को भी होगी कि जो बाइडेन ने यह कहा था कि वहां पर ठीक ठाक संख्या में अफगानिस्तान की सेना है, वो सेना है जिसको पिछले 2 दशकों से अमेरिका के द्वारा ही प्रशिक्षित किया गया है। संख्या बल भी यह बताया जा रहा था कि 3.5 लाख अफगानिस्तान की सेना थी, दूसरी तरफ 60-70 हजार लड़ाके तालिबान के थे। लेकिन यह हुआ क्या?
बच्चे शायद इससे अच्छा लड़ लेते जैसी लड़ाई अमेरिका से प्रशिक्षित सो कॉल्ड अफगानिस्तान की सेना लड़ी है। थोड़ा रोशनी दीजिए ना कादियान साहब, हुआ क्या? हिमांशु जी, ये सेना 1,50,000 होती थी पहले। जब ओबामा प्रेसिडेंट बने, उन्होंने कहा इसको बढ़ा के 3.5 लाख करो। अमेरिका ने $85 बिलियन लगाए ट्रेनिंग पर, इनको हथियार देने पर। हर जनरल वही भाषा बोलता था जो प्रेसिडेंट सुनना चाहते थे। सच्चाई अभी सामने आ रही है। आज अगर आप वाशिंगटन पोस्ट के इंटरव्यू पढ़ो रिटायर्ड अफसर के, वो कहते हैं कि ये कोई सेना नहीं थी। पहली बात तो रिक्रूटमेंट हमको उनके जो एथनिक बैलेंस रखने के लिए करनी पड़ती थी। दूसरा, ये बिल्कुल अनपढ़ थे। एक ने तो यहां तक कहा कि अगर हम उनसे पूछें आप कितने भाई बहन हो, तो चारों के नाम बता दे, लेकिन 1 से 4 तक गिनती नहीं कर पाता था। दूसरा, उनका इनडिसिप्लिन था। दूसरी बात में मान लिया अगर वो ट्रेनिंग भी थी, हथियार भी थे, सिपाही को लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं चाहिए, जिसमें उसका हुनर भी है, जिसमें उसका हथियार भी है, उसकी मनोबल चाहिए। मनोबल उसमें नहीं था। अभी जो कहानियां सुनने में आ रही हैं कि अशरफ घानी की सरकार भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती थी। इन सुरक्षा कर्मियों को 6 से 9 महीने तक तनख्वाही नहीं मिल रही थी। तालिबान ने इसका फायदा उठाया। जब वो किसी सेना की टुकड़ी के सामने आते थे तो 3 बातें उन्होंने कही। पहला, वो लालच देते थे कि ये लो $150 ले और सरेंडर कर दो, हथियार भी ले आओ। अगर उससे बात नहीं बनी तो फिर वो उसको आश्वासन देते थे कि हम आपको बिल्कुल शांति से रखेंगे। फिर भी नहीं हुआ, फिर वो डराते थे। तो ये सेना ने तो गिरना ही था। इतना जल्दी गिरी है, इसकी अमेरिका को भी उम्मीद नहीं थी। अमेरिका को भी उम्मीद थी कि कम से कम 31 अगस्त तक, तो हालांकि वो 6 महीने का एस्टिमेट था, फिर उन्होंने 3 महीने का किया। लेकिन अगर आप पिछले 10 दिन देखो, 6 अगस्त के आसपास ये लोग सिर्फ 35 जो उनके रीजनल सेंटर है, 14 पर इनका कंट्रोल था। उसके बाद जो ही कंधार और हेरात इनके काबू में आया और जो इन्होंने मजार शरीफ को घेरा, तो जैसे हम पेड़ काटते हैं, आधा पेड़ कटता है तो प्रोग्रेस बड़ी स्लो होती है, आधे के बाद वो पेड़ गिर जाता है। ये भी पेड़ की तरह गिर गए। तो इसमें आश्चर्य नहीं है, उनका मनोबल नहीं था। जब और दूसरा, हर सिपाही जब लड़ाई लड़ता है उसको कहीं ना कहीं विजय की उम्मीद होनी चाहिए। जब वो उम्मीद खत्म हो जाती है वो नहीं लड़ सकता। बांग्लादेश में क्या हुआ था? पाकिस्तानी आर्मी 90,000 पूरे हथियार थे, ढाका जैसा बिल्टअप एरिया था, डिफेंस के लिए बहुत मुनासिब है। जब उनको बताया गया कि आपको घेरा डाला है, आप बाहर नहीं जा सकते, आप कोई आपके पास रीइंफोर्समेंट नहीं आ सकती, या तो आप लड़के मरो या सरेंडर करो, हम आपको पूरी इज्जत के सामान जो जिनेवा कन्वेंशन के नीचे है प्रिजनर को होता हम देंगे। उन्होंने भी हथियार डाल दिए। तो ये तो एक मानसिकता है, ये होना ही था। ये तालिबान आएंगे, इसमें कोई शक नहीं था। इतना जल्दी आएंगे किसी को पता नहीं। कादिर साहब, मंजीपुरी साहब के पास जाऊं उससे पहले, तालिबान की इस फतेह को आप अफगानिस्तान की निर्वाचित सरकार पर जीत के तौर पर देखते हैं बतौर जनरल, या आप इसे अमेरिका पर दहशतगर्दों की जीत के तौर पर देखते हैं? इसे जानने में दिलचस्पी है। क्या सोचते हैं जनरल कादियान साहब इस जीत को? इसमें अमेरिका का फेल्योर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप जो बाइडेन का 4-5 दिन पहले का बयान पढ़ें, जब उनसे पूछा गया, कैंप डेविड में थे, जब उनके फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वहां पहुंचे, तो उनसे सवाल जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये आप विड्रॉ कर रहे हो? तो वो कहता था कि देखिए, चाहे हम ये आर्मी 1 साल के बाद विड्रॉ करें अमेरिकन, या 5 साल के बाद, आखिरकार अफगान आर्मी को अपना डिफेंस करना है। वो भी, उनको सच्चाई तो उनको भी पता होगी। हर जनरल जो जाता था 2 साल में जनरल बदलते थे, झूठ बेशक बोलता था, लेकिन सच्चाई छुपी नहीं रह सकती। अब वो सामने आ रहे। बहुत आजकल आज भी आर्टिकल में बहुत सारे इंटरव्यू आए। ये तो पहले ही पता था कि ये लड़ाई, ये जो आर्मी है, इसकी ट्रेनिंग, इसकी मानसिकता, वो एक रेगुलर आर्मी जैसी नहीं है। आपस में लड़ते थे। एक कमांडिंग ऑफिसर ने एक मेल सिपाही को रेप कर दिया, उसको बदली किया, दूसरा लाया, उसको गोली मार दी। कोई डिसिप्लिन जो एक आर्मी में होना चाहिए वो इनमें नहीं था। ये तो अमेरिकन डॉलर और उनके फायर पावर की लाइफ सपोर्ट पर थे।
जब ये दोनों चीज चली गई तो लाइफ सपोर्ट खत्म होगी तो लाइफ खत्म होगी। लाइफ सपोर्ट खत्म हो गया तो लाइफ खत्म हो गई। लेकिन मंजीपुरी साहब, मेरे पास आपसे जानने के लिए कुछ अलग सवाल है। मैं जानना ही चाहता हूं कि कुल मिलाकर क्या दुनिया की तमाम उन सरकारों ने या उन राजनयिकों ने जो आज तक मानव अधिकार का बड़ा जोशो खरोश से पैरोकार होने का दम भरते थे, वो लोग जो विश्व में शांति की बात कहा करते थे, वो लोग जो भाईचारे की और मानवता की मिसाल दिया करते थे, क्या आज उन लोगों ने हार मान ली है? ये सवाल आपसे है। जिस तरीके से दुनिया के 60 देश सामूहिक रूप से हस्ताक्षरित बयान जारी करके तालिबान से संयम का अनुरोध कर रहे हैं, इसे क्या विश्व राजनीति में एक बड़े बदलाव के तौर पर हमें देखना चाहिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे यह जानने में भी है कि क्या ऐसी मजबूरियां हुई हैं कि सामने सामने वापस 20 साल पुराना किस्सा दोहराया जा रहा है, लेकिन अमेरिका क्या अफगानिस्तान की आजादी के लिए वहां गया था, या उसने यह संकल्प जाहिर किया था कि हम आतंक के खिलाफ हैं? क्या उसने अपना संकल्प आज खत्म कर दिया है? इन दो विषयों पर आपसे पहले नजरिए जानने का दिलचस्पी है हमारी। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। मैं जनरल साहब के साथ बहुत एग्री करता हूं। उन्होंने अफगान आर्मी के बारे में बहुत अच्छा और सीधा सीधा सब कुछ बोला। देखिए, मैं मानता हूं कि अमेरिका अफगानिस्तान में गया 9/11 के बाद सबसे ज्यादा एक किस्म की अपनी प्राइड को रिक्लेम करने के लिए जी, और इनको सबक सिखाने के लिए। वो ये जो ईगो वगैरह ये जो चीजें होती है उन सब के बारे में, द वर्ल्ड लार्जेस्ट सुपर पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी हमारे ही जहाज, हमारा ही पेट्रोल, हमारी ही ट्रेनिंग और 2 आदमियों ने सारा कर दिया। इट वॉज पोलिटिकली इम्पॉसिबल फॉर जॉर्ज डब्ल्यू बुश नॉट टू टेक एक्शन, लिया एक्शन। बाद में मामला बढ़ता ही गया कि अफगानिस्तान को ठीक कर देंगे, ये कर देंगे। उसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा जी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश शायद अपनी ही पर्सनल कारण एक और लड़ाई खोल दी, इराक जी। उससे क्या हुआ, शायद अफगानिस्तान से डिट्रैक्शन भी हो गई और किस्म के इश्यूज आ गए बीच में, बहुत मामला गड़बड़ हो गया। आज मैं आपको एक चीज बताऊं, कई सारे अमेरिकन सैनिक जो वहां पर थे वो 9/11 के समय में पैदा ही नहीं हुए थे। वो तो अपने आप ये सवाल पूछते हैं कि हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ। और अमेरिका में देयर शुड बी नो डाउट, देयर इज बाइपार्टिसन पॉजिटिविटी कि वहां से हम निकले हैं, ठीक है, खत्म हुई बात। हम तो अपने यहाँ सुरक्षित हैं, वहां बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान ने हमें 20 साल में बिल्कुल तंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। प्रॉब्लम रह गई जो लोग वहां पर रहते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है साहब, मेरी तो नहीं है। ये तो सच बात। आपने अब दूसरा सवाल किया अबाउट कि जो लोग बहुत लेक्चर देते हैं, ये करते हैं, तो उन्होंने फिर से एक लेक्चर दे दिया कि अफगान जो तालिबान है, प्लीज टेक केयर ऑफ द पीपल, प्रोटेक्शन करो, ये करो, वो करो। बिल्कुल ठीक चीज है, हम भी कहते हैं, सारी दुनिया यही कहती है। दूसरी तरफ एक और पॉइंट लगाया कि जो विदेशी नागरिक हैं उनको बाहर जाने दीजिएगा, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, और वो लोग निकल भी जाएंगे और तालिबान मेरे ख्याल उसको रोकेगा भी नहीं। फिर एक छोटा सा वर्ड बीच में लगा दिया, अफगान हू विश टू लीव। सर, अगर तालिबान जाने भी दे, आप लेने के लिए तैयार हैं? एक भारत देश है जो कम से कम जो लोग किस्म के हिंदू सिख मूल के हैं या थोड़े बहुत और लोग हैं, हम उनको लेने के लिए तैयार हैं। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? 20 साल में कितने अफगानी रेफ्यूजीजों को यूनाइटेड स्टेट्स में जगह दी? ये तो सच बात है। देखिए, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि दुनिया का जो सिस्टम है वो वही है, ग्लोबल पावर गेम है जी, वही चल रही है, वही अफगानिस्तान में चल रही है। 20 साल के बाद तालिबान आए हैं वहां पर। मैं सिर्फ ये इतना मानता हूं कि ये चीज देखने लायक है कि 20 सालों में उन्होंने भी कुछ सीखा जी। क्या वो चाहते हैं कि दुनिया में उनके लिए थोड़ी सी लेजिटिमेसी हो जी। अगर वो चाहते हैं कि वैसी लेजिटिमेसी हो तो उनको अपना रूल थोड़ा बहुत तो बदलना पड़ेगा। चाहे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम अफगानिस्तान का एमिरात बना देंगे, लेकिन एमिरात में चलेगा कैसे काम? लड़कियां औरतें कहां पे जाएंगी, ये चीजें होंगी। साथ साथ आप प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस होगा या नहीं? देखिए, अभी तक आपने शायद नोटिस किया होगा कि जहां भी रेजिम चेंज हुआ है जबरदस्त वायलेंस हुई जी। लेकिन इन सम सेंसेस अगर आप देखा जाए, वहां पर फियर है, एप्रीहेंशन है, लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन मास स्केल वायलेंस नहीं। ये नोट करिएगा। सो आई डोंट नो क्या हो रहा है। कई लोग कहते हैं ये स्क्रिप्टेड है, मेरे को लगता नहीं है।
जैसे जनरल साहब ने कहा स्क्रिप्टेड होगा बट आफ्टर 31 अगस्त, ये 10 दिन का स्क्रिप्ट सर्टनली नहीं था. दे वर ऑल्सो कॉट अनअवेयर. अब वी हैव टू सी हाउ थिंग्स गो फॉरवर्ड. मैं मानता हूं कि अगर हम दुनिया की जिसको कहते हैं फोकस अफगानिस्तान पे रखें और जो तालिबान के करीब देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन थ्रू पाकिस्तान हो या अरब मुल्क हो, अगर उन सब पे दबाव रहे तो हो सकता है, बहुत थोड़ा चांस है उसका, हो सकता है कि तालिबान उतनी बुरी स्टाइल में उतनी ऑब्सक्यूरेंटिज्म ना करें, थोड़ा सा अपनी लेजिटिमेसी के लिए भी थोड़ा सा एफर्ट करें. आई डोंट नो, टाइम हैज टू सी, वी हैव टू सी हाउ दे विल डिलीवर. 2-3 सवाल हैं आपसे. तालिबान शायद ऐसा ना करे, तालिबान शायद ऐसा करे, पर तालिबान ने तो शुरुआत ही कर दी है कि वो जैसा आज से 25 साल पहले 1996 में जब पहली बार काबिज हुआ था, जिन नियमों, जिन सिद्धांतों, जिन मान्यताओं के साथ था, वो 100% उन्हीं के साथ है. उसने फरमान जारी कर दिया है कोई महिला अब काम पर नहीं आएगी. जिन रेडियो स्टेशन पे कब्जा किया है उन पर गीत संगीत सब प्रतिबंधित कर दिया है. केवल समाचार आएंगे या कुरान की आयतों का पाठ होगा. तीसरा, उसने स्पष्ट तौर पर फरमान जारी कर दिया कि पुरुषों को दाढ़ी रखनी होगी. उसने फरमान जारी कर दिया है 5 वक्त नमाज पढ़ना ही होगा. कुल मिलाकर बदला क्या सामने दिख रहा है उसके फरमान से एक. लेकिन मेरा आपसे जानने में दिलचस्पी दूसरे बिंदु पर है. भारत के संदर्भ में चीन बयान दे दिया है कि हम तालिबान से रिश्तों के लिए तैयार, पर पाकिस्तान के सम्माननीय प्रधानमंत्री इमरान खान तो बहुत आगे निकल गए हैं. उन्होंने बयान दिया है कि सालों बाद अफगानिस्तान के लोगों को आजादी मिली है, तालिबान ने गुलामी की जंजीर तोड़ी है, वह तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सहमति, जमीनी हकीकत और अपने देश के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप समय आने पर मान्यता देंगे. अफगानिस्तान की आजादी आई है इस नजरिए के साथ इमरान खान और तालिबान के साथ रिश्तों के लिए सहमत चीन. भारत के लिए क्या विकल्प बचा? मंजू जी थोड़ी रोशनी दीजिए ना. हिमांशु जी देखिए, ऐसा पहली बात जो आपने कही, देखिएगा एमिरात बनाने का उन्होंने ऐलान किया जी, और कहीं ये जो चीजें हैं इनका जरूर ऐलान किया जी, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड ये चीजें कैसे वो अमल करेंगे, किस तरह जी. 20 साल पहले इनका अमल बिल्कुल ऑब्स्क्यूरेंट किस तरीकों से हुआ, हम लोग मानते हैं बारबेरिक तरीकों से भी हुआ जी. अब कैसे होगा ये सब देखना पड़ेगा. और मैं रियली मानता हूं कि अगर उनको लेजिटिमेसी चाहिए जी, अगर उन्होंने 20 साल बाहर रहने से कुछ लेसन लिए, ये नहीं कि हमने अमेरिका को हरा दिया, ये लेसन तो ठीक है हो गया जी. लेकिन अगर आपने लेसन लिए कि व्हाट डज लेजिटिमेसी मीन, व्हाट डज इट मीन कि आप उसके कंट्रोल में, तो जी. उनको भी अपनी तरफ से थोड़ी सी जिसको कहते हैं आधुनिकता, जो भी आप कहें, विद इन द काइंड ऑफ पैरामीटर्स विच इज पॉसिबल, ये उनको अपने आप समझना पड़ेगा. नहीं तो ये ऐसी गाड़ी उनकी भी नहीं चल सकती, पहले भी नहीं चली, पहले भी नहीं चली, आगे भी देखना पड़ेगा. मंजीपुरी साहब ऐसा कह रहे हैं. मुझे रंजीत कुमार साहब के पास जाना है, लेकिन उससे पहले सईद अनवर फारूकी साहब के पास जाना चाहता हूं. और फारूकी साहब से समझना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम को पाकिस्तान का अवाम और पाकिस्तान का मीडिया जगत किस रूप में देख रहा है. क्या इमरान खान के मनोभाव के साथ में बाकी देश की भी मान्यता है कि ये अफगानिस्तान की आजादी है? एक निर्वाचित सरकार जो पिछले 2 दशक से अलग अलग लोगों के रूप में नेतृत्व कर रही थी, चाहे हामिद करजाई के रूप में थी या अशरफ गनी के तौर पे थी, वो एक गुलामी थी और आजादी तालिबान की बंदूकों के सहारे असल में अब मिल रही है. थोड़ा फारूकी साहब रोशनी देंगे किस नजरिए से है पाकिस्तान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और मैंने जिस तरह से सबकी बात सुनी, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात भी आप चारों लोग जो है वो इसी तरह सुकून से सुनेंगे जी. अच्छा, जब इस प्रोग्राम के हवाले से मेरी बात हुई तो मुझे कहा गया कि इसका देख लें टाइटल, उस पे आपका नाम वाम ठीक लिखा हुआ, तो चूंकि वो गुरमुखी में लिखा हुआ था और मैं उसको पढ़ना नहीं जानता जी. तो पहली करेक्शन तो मैं ये कर दूं हकायक में कि मेरा नाम शहजाद अनवर फारूकी है, ये सईद नहीं है. जी जी, मैं इसे संशोधित करा देता हूं शहजाद साहब. अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो जो बात पूरी साहब ने की, मैं उनके साथ तकरीबन 95% के साथ मैं इत्तेफाक करता हूं कि वो दुरुस्त कह रहे हैं कि मेरे और आपकी कहने से या थ्योरी कायम कर लेने से या मीडिया पर अपना टाइम बेचने के लिए, सेंसेशन फैलाने के लिए दहशतगर्द आ गए या दहशत के घेरे में दुनिया आ गई,
हमें इस हवाले से इतना ज्यादा चीजों को देखना होगा, तेल को देखना होगा, तेल की धार को देखना होगा, ये ग्राउंड पर चीजें कैसी आती हैं। तालिबान को भी पता है कि 20 साल पहले उन्होंने जो गलतियां की थी उसकी सजा न सिर्फ उनको मिली बल्कि अफगानिस्तान की आवाम को भी मिली। और अगर अब की बार भी आप उनसे यही यानी तवक्को रखते हैं कि वो उसी तरह का बर्ताव करेंगे और उसी तरह से इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए तो पाकिस्तान भी तैयार नहीं है। और मैं आपको बड़ी इजारतदारी से बता रहा हूं कि आज बहुत सारी इस हवाले से ब्रीफिंग्स में जिनमें मैं आज शरीक रहा हूं, आला तरीन सतह पर यह कहा गया है कि इस हवाले से अफगान तालिबान के हवाले से इंसानी हकूक की जो पाबंदी है उसको पाकिस्तान की गहरी नजर से देखेगा और उसके बाद अपना फैसला करेगा। और तालिबान की हुकूमत के कायम होने या ना होने या पाकिस्तान हुकूमत के जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो क्या होगा, इस पे बहुत ज्यादा सोच विचार है। क्योंकि माजी में जो कुछ किया और जिस तरह से फ्री कैन इन सारी चीजों को हैंडल किया वो सारी मिस हैंडल हुई, जिसका नतीजा ये है कि ये पूरा खिता आदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया, जिसकी वजह से तरक्की का जो सफर यहाँ होना चाहिए था 20 साल बाद हम फिर के फिर वही हैं, बैक टू स्क्वायर वन। तो मेरे ख्याल में अब हमारे पास अगले 20 साल जाया करने के लिए नहीं है, हमें आगे देखना है। और जिस तरह से हम अपने बच्चों को तरबियत करते हैं, जिस तरह बच्चों को बचपन में कहते हैं कि आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, आप झूठ नहीं बोलते, आप चोरी नहीं करते, तो लाशऊरी तौर पर वो बच्चा कोच होता रहता है और उसको लगता ही है कि मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे चोरी नहीं करनी। तो अगर आप तालिबान को ये मुसलसल कहते रहेंगे कि आप दहशतगर्द हैं या आपकी वजह से दुनिया दहशत में है, तो वो भी अपने आप को बदलने के लिए उस तरह से तैयार नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से उनके साथ हमें बर्ताव करते हुए बहुत सारी चीजों को और बिलखुसूस जो साइकोलॉजी है उसको भी मद्देनजर रखना होगा। अभी जनरल साहब ने जो हवाला दिया बांग्लादेश के हवाले से, अब उसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब एक बैरूनी कुव्वत की किसी को पूरी की पूरी हमायत हासिल होगी, फौजी किस्म की, इखलाकी किस्म की, हथियारों की, तो उसके बाद तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त हमारा जो मुद्दा या मौजू है वो बांग्लादेश नहीं है, अफगानिस्तान है जी। तो अफगानिस्तान को हमें देखना है और मेरे नजदीक अफगानिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान या पाकिस्तान पर असरअंदाज नहीं होता, बल्कि ये इस पूरे खिते के अमन पर असरअंदाज होता है। और इसके हवाले से जरा सी केयरलेसनेस जो है वो पूरे खिते को तबाही और अंधेरों में धकेल सकती है। यहाँ बैठ के अगर हम इसको किसी ना किसी तौर दहशतगर्दी से जोड़ते रहेंगे तो इसमें किसी का भी भला नहीं होगा, इसमें किसी का भी भला नहीं होगा। शहजाद साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, हम जिस सदी में जी रहे हैं, जिस दौर में जी रहे हैं, उसमें हमेशा यह बात कही जाती है कि बैलेट ही समाधान है, बुलेट नहीं। पूरे दुनिया में यही बात कही जाती है, लेकिन अफगानिस्तान में समाधान बुलेट से निकाला जा रहा है। क्या पाकिस्तान इसके साथ खड़ा है? और क्या पाकिस्तान में भी बुलेट के माध्यम से समाधान के लिए लोग तैयार रहेंगे? बिल्कुल नहीं जी, मैं इसके हवाले से आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर कह रहा हूं कि पाकिस्तान किसी तौर की ताकत के जोर पर मजहब को फैलाने के हवाले से तैयार नहीं है और इसके लिए उसके पास कोई गुंजाइश नहीं है। मजहबी इंतहा पसंदी को रियासती मामलात में नहीं डाला जा सकता और पाकिस्तान ये समझता है कि वहां पर बंदूक के जोर पर, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान का पहला कंसर्न यही था कि काबुल के ऊपर जो तालिबान ने अगर आना ही है अल्टीमेटली, और जिस तरह से 2 दिन के अंदर अंदर वो 34 में से 32 सूबाई दारुल हुकूमतों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, तो काबुल के हवाले से पाकिस्तान का एक ही कंसर्न था कि यहाँ पर बजोरी ताकत कब्जा न किया जाए, जिस तरह से पिछली दफा किया था और फिर स्टेबिलिटी नहीं आ सकी थी जी। इसको पॉलिटिकल बल के जरिए, इसको बातचीत के जरिए मिल बैठ के जिस तरह से भी वो आपस में तय कर लें, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस हद तक लोगों को फैसिलिटेट करना था, एक दूसरे के सामने बातचीत पर लाकर बिठाना था बीच पर, तो वो पाकिस्तान का मुद्दा तो पूरा हो गया। अब बेसिकली ये अफगान है या अफगान की आदत है का वो तालिबान की है। और आज मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान से जो शुमाली था जिसको हम पुराने जमाने में पुकारते रहे, उनके लीडर्स भी आए हैं। हम चाहते हैं कि वो भी इसी टेबल पर बैठे ताकि तमाम अफगान के सेगमेंट जो हैं वो एक टेबल पर बैठे और वो इसको किसी न किसी तौर जो है वो खुद से समेट लें और खुद से तय करते हैं कि उनका वे फॉरवर्ड क्या है। पाकिस्तान इज लीस्ट इंटरेस्टेड कोई मुदाखलत करे, इसमें उनको बचाने की कोशिश की जाए कि वो ये करें या ये क्या करें। अब जाहिर है कि जो बंदूक और बैलेट का आपके सवाल है, ये बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के जो रहनुमा हैं, ये सवाल उनसे होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में इतनी मार धाड़ और इतनी लड़ाई के बाद अब उनको भी समझ आ गई है
कि अगर दुनिया से उन्होंने रिकग्नाइजेशन लेनी है या दुनिया के साथ मिलकर चलना है तो उसके लिए ये तरीके नहीं चलेंगे, उनको अपने तौर तरीके तब्दील करने होंगे। और अब तक की जो पिछले 5-7 की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कोई इतनी ज्यादा जितने हम डरे हुए थे, मेरा नहीं ख्याल कि ये उस तरह की सूरत हाल है। और मैं समझता हूँ कि ये खुशखबरी है क्योंकि अभी तक ये पूरी सूरत हाल कंक्लूड नहीं हुई। फारूकी साहब का कहना है कि वहां पे सूरत हाल इतने खराब नहीं है, लेकिन सूरत हाल की खराबी इस रूप में है कि वहां की निर्वाचित सरकार के मुखिया अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं, उपराष्ट्रपति देश छोड़ चुके हैं। अगर निर्वाचित सरकार के मुखिया कुल मिलाकर अपने आप को देश में महफूज नहीं मान रहे हैं तो क्या इसे हालात खराब होने का अपने आप में पर्याप्त कारण नहीं मानना चाहिए? रंजीत कुमार जी, आपके पास मैं लौटता हूं। शहजाद साहब की बात भी आपने सुनी, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या भारत इस पूरे मसले में उतनी संजीदगी का प्रदर्शन कर पाया, क्या उतनी दूरदर्शिता से देख पाया जितना देखना चाहिए था? भारत ने 4 दिन पहले कहा कि सब लोग अफगानिस्तान छोड़ दें, हमारे विमान उतर भी नहीं पाए और काबुल पर कब्जा तालिबान का हो गया। वहां जिस प्रकार के हालात एयरपोर्ट पर बने हुए हैं वो अपने आप में भारत में उन लोगों के मन में चिंता पैदा कर रहे हैं जिनके परिजन वहां फंस गए हैं। क्या कहेंगे आप? भापने में चूक गए बाकी दुनिया के साथ हम भी? देखिए हिमांशु जी, भारत भी बुलावे में रहा, अमेरिका की तरह बुलावे में रहा कि तालिबान को काबुल की सत्ता में आने में अभी महीनों लगेंगे, लेकिन काबुल की सत्ता जिस तरह से कुछ घंटों के भीतर, उससे पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिकियों को भी विश्वास नहीं हो रहा। भारत ने भी इस नजरिए से जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो भारत करने से चूक गया। अब भारत के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वहाँ पर जो भारतीय राजनयिक स्टाफ है, भारत के जो नागरिक है और भारत के जो अन्य व्यावसायिक वहाँ पर है, उन्हें कैसे निकाला जाए, क्योंकि अभी जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो आज से बंद हो गए हैं और कमर्शियल फ्लाइट जब तक बाहर नहीं होंगे तब तक भारत को निकालना मुश्किल होगा। और जब तक काबुल पर तालिबान की सत्ता मजबूत हो जाएगी तो तालिबान के जो शासक हैं उनके सहयोग के बिना भारतीयों को निकालना काफी मुश्किल होगा। तो जमीनी जो यथार्थ है, जो जमीनी सच्चाई है काबुल में, वो बदल चुकी है और उसके अनुरूप ही भारत को चलना होगा। भारत के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है, सबसे बड़ी चुनौती है कि तालिबान के साथ कैसे तालमेल बनाए कि अपने हितों को अफगानिस्तान में सुरक्षित रह करके आगे चल सके। भारत यदि तालिबान के साथ तालमेल नहीं रखता है, तालिबान को मान्यता देने का ऐलान नहीं करता है, तो तालिबान के साथ किसी तरह का सहयोग नहीं बन पाएगा। तो भारत के सामने सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अब भारत अगला कदम कैसे उठाता है, भारत अपने नागरिकों को वहां से कैसे निकालता है, भारत अपने राजनयिकों को वहां से कैसे करता है। भारत के सामने बहुत बड़ी संकट की स्थिति है। मैं रंजीत कुमार साहब एक विषय पर आपसे समझना चाहता हूं। हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जहां से शहजाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान की आजादी है, तालिबान ने गुलामी से मुक्त करा दिया अफगानिस्तान को। और जो गुलामी के ये 2 दशक थे इसमें भारत ने बेतहाशा निवेश किया अफगानिस्तान में। गुलामी जिसे करार दे रहा है पाकिस्तान, उस दौर में भारत वहां पे पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में जुड़ा हुआ था। वहां का संसद भवन हमने बनाया, 227 किलोमीटर की सड़क हमने ईरान के साथ जोड़ते हुए बनाई। तकरीबन 22,000 करोड़ का निवेश बताया जाता है जो हमने किया। आने वाले समय में इस 22,000 करोड़ के निवेश की भारत को क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है इस नई आजादी के दौर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं, जो समर नीति बनाने वाले लोग हैं, उनके लिए आज जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि 20 साल से वो इसी की कोशिश कर रहे थे, इसी के लिए तालिबान को आगे बढ़ा रहे थे, तालिबान को मजबूत कर रहे थे, उन्हें हर तरह से सैनिक सहायता, वित्तीय सहायता और हर तरह से राजनीतिक मदद दे रहे थे कि वो तालिबान जो है काबुल की सत्ता पर लौट आए। तो पाकिस्तान के लिए निश्चित तौर पर जश्न मनाने का दिन है। और यही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि इसी के लिए कि तालिबान अफगानिस्तान को आज आजादी मिली है। तो देखिए, पाकिस्तान जिस नजरिए से देख रहा है वो दुनिया के लिए भी एक सोच बहुत घातक है, क्योंकि तालिबान एक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला एक शासक पार्टी की तरह हम इसको समझ रहे हैं, क्योंकि तालिबान ने जो पिछले शासन के दौरान जो अपना चरित्र दिखलाया, जो अपना शासन का तरीका दिखलाया, आज उसी की वजह से सारी दुनिया डरी हुई है। अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बचा हुआ है। लेकिन शहजाद साहब तो उम्मीद जता रहे हैं कि तालिबान ने निश्चित रूप से सबक सीखा होगा। पिछली बार का उसका जो अनुभव था, पूरी दुनिया उसके तौर तरीकों के कारण ही खिलाफत में आई थी।
पर अब बदले हुए स्वरूप में तालिबान दिखेगा, जैसी शहजाद साहब की उम्मीद है फारूकी साहब की, क्या आप उस उम्मीद के साथ में हैं या आपको लगता है सब भ्रम है, सब कुछ वैसे ही रहने वाला है? देखिए, आपने शहजाद साहब ने जो कहा है, यदि तालिबान के शासक, तालिबान की ओर से ऐसा कोई बयान अभी तक देखने में नहीं आया है कि वो दुनिया को एक भरोसा दिला सके कि वो पुराना तालिबान नहीं है, नया तालिबान बन के उभर आया है। तालिबान 2.0 की जिसकी बात हम कर रहे हैं, तालिबान 2.0 को लेकर के दुनिया में दहशत का माहौल है, क्योंकि तालिबान की ओर से ऐसा कोई भी स्पष्ट बयान, ऐसा कोई भी भरोसा दुनिया को नहीं दिलाने की कोशिश की गई है। तालिबान ने साफ कहा है कि अफगानिस्तान का शासन जो है, अफगानिस्तान की सरकार जो है, इस्लामिक शरीयत कानून के अनुसार चलेगी और उसमें आधुनिक सोच वाली जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी उसे लागू करने की कोई इरादा तालिबान ने जाहिर नहीं किया है। उम्मीद रंजीत कुमार साहब नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं काजन साहब आपसे थोड़ा और पहलुओं को समझना चाहता हूं। बतौर फौजी जनरल, अमेरिका ने तय किया कि अब हमें अफगानिस्तान में नहीं रहना है, वो जाने उनका काम जाने, पर यह कौन सा तरीका हुआ जिसके अंदर को उन्होंने बड़े पैमाने पर हथियार वहीं छोड़ दिए? खबरें आ रही हैं कि अमेरिका सरकार के द्वारा जो हथियार वहां उपलब्ध कराए गए थे वो सब के सब अब तालिबान के कब्जे में है। आपसे जानना चाहता हूं, क्या फौजी रणनीति ऐसी ही होती है कि जब आप मैदान छोड़ते हैं तो अपना असबाब, अपने हथियार, अपने साजो सामान विपक्षियों के लिए उपलब्ध करा दें? ये नहीं है कि अमेरिकन अपना हथियार और सामान छोड़ गए जी। हाँ, जो उन्होंने हथियार और इक्विपमेंट अफगान सेना को इशू किया था जी, उनको लड़ाई करवाने के लिए, वो तो पीछे रहना ही था, लेकिन अपने हथियार तो वापस ले गए हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो अमेरिकन सेना में किसी किस्म की कमी नहीं। हाँ, उनकी नीति गलत थी, पर यह बात भी सही है कि कब तक रहते, 20 साल में उनको साफ हो गया था कि इसका कोई हल नहीं निकलने वाला, तो कभी न कभी तो उनको निकलना ही था। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, अमेरिका ने तो तालिबान के खात्मे का संकल्प लिया था, कहां चूक गई अमेरिका सेना? और दुनिया के अन्य देशों के भी तमाम सैनिक वहां पहुंचे थे कि उन्होंने जाने का ऐलान किया और निकलकर ये ऐसे आए हैं जिसमें लगा ही नहीं कि उनका कोई नुकसान हुआ था। हर तरफ तालिबानी ही दिखाई दे रहे हैं, और जिनको ट्रेंड किया था, आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि वो क्या ट्रेनिंग थी भगवान ही जाने। तो इन्होंने किया क्या 20 साल रह के वहां? देखिए, 2018 से जब उनकी तालिबान से बातचीत चल रही थी, तो वो एक इनडायरेक्टली वो मान्यता भी दे दी थी उन्होंने जी। तो ये मेरा मानना है उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। तालिबान ने उनको कहा था कि वो जब तक वो निकलेंगे, 31 अगस्त की डेट थी, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि देश को टेक ओवर करें जी। लेकिन तालिबान तो एक डिसिप्लिन फोर्स नहीं, वो तो एक खिचड़ी है जी 8 तकरीबन अलग अलग उसमें तंजीमें हैं, जी। तो उनका भी कंट्रोल नहीं था। जी। वो तो जहां नजर आया, सक्सेस नजर आई, वहां पहुंच गए। इसीलिए आपने सवाल पूछा था कि भारत क्या हम तैयार नहीं थे? जो हुआ है नहीं थे, लेकिन अमेरिका भी तैयार नहीं था, जो कि मेन एक्टर था इस ड्रामे में जी। तो ये तो अब के अमेरिकन कहते हैं कि तालिबान ने हमको धोखा दे दिया, जो हमको अंडरटेकिंग दी थी जी। वो डेट बदल दी जी। लेकिन ये मेरा अभी भी मानना है कि तालिबान किसी अमेरिकन को नहीं मारेंगे। जी। और जहां तक हमारे नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है, सबसे सुरक्षित जगह ऐसे माहौल में अपनी एम्बेसी होती है। तो जब तक वो एम्बेसी एयरपोर्ट तक आने के लिए उनको सेफ्टी नहीं मिले, जब तक फ्लाइट की सेफ्टी नहीं मिले, मेरा मानना है जितने भी 100-200 नागरिक हैं जिसमें आईटीबीपी के सैनिक भी शामिल हैं, उनको दूतावास में रखें। तालिबान को कोई फायदा नहीं होगा कि वो दूतावास पे कोई नुकसान पहुंचाए। उन्होंने तो बल्कि पुलिस लगाई है, उसकी प्रोटेक्शन बढ़ाई है जी। तो उसमें अभी हमको इतनी जल्दी नहीं कि रिस्क नहीं लेना चाहिए कि उनकी जान खतरे में डाली जाए, क्योंकि तालिबान एक डिसिप्लिन फोर्स नहीं है, पता नहीं कौन कब किस पे फायर करेगा। तो जब तक हालात थोड़े से स्थिर नहीं हो जाते, कुछ दिन और लगेंगे, उसके बाद हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो आपका सवाल, अमेरिका को क्या पता नहीं था? देखिए, अमेरिका जब वियतनाम में गए तो वो कम्युनिज्म के विस्तार को रोकने के लिए गए थे, एक प्रिंसिपल था जी। जब अफगानिस्तान में आए वो तो अपना गुस्सा ठंडा करने आए थे जी। क्योंकि उनके टावर के ऊपर 3000 अमेरिकन मार दिए गए थे और कोई फिलोसफी नहीं थी उनकी जी। दूरदर्शिता नहीं थी जी। वो तो अपने हथियार और डॉलर के बूते पर आके बैठ गए, लोगों को मारने लगे।
देखिए, जब आप किसी प्रॉक्सी वार लड़ना चाहते हो किसी दूसरे मुल्क में, उन लोगों के जो लोकल कंडीशंस है, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उनकी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन वो तो जहां कैप्चर करते थे, ये अपने बाइबल बांटते थे। इस्लामिक कंट्री में बाइबल अगर आप बांटोगे तो आप क्या भरोसा पैदा करोगे? हमारे जब महाराजा रणजीत सिंह के जनरल हरि सिंह नलवा ने 19वीं सदी में अफगानिस्तान पर कैप्चर किया था, जो शायद मेरे ख्याल से एक ही इतिहास में था कि जब अफगानिस्तान पर कैप्चर, उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि कोई अफगानी औरत, कोई अफगानी धर्म स्थान और कोई मॉन्यूमेंट पर डैमेज नहीं किया जाएगा। अमेरिका की कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं थी। एक फायदा जो अमेरिकन कर गए, मेरा मानना है, मेरी राय गलत हो सकती है, कि उनके आने से लोगों का एजुकेशन में इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो आवाम जो अफगानिस्तान की है, 40% लोग ऐसे हैं जो 15 साल की उम्र से कम वाले हैं। उन्होंने इंटरनेट देखा है, उन्होंने, और ये अमेरिकन की वजह से हुआ, एजुकेशन देखी है, स्कूल जाते हैं। वो शायद खुद तालिबान की मदद नहीं करेंगे। अगर देश में तालिबान सपोर्ट खो बैठेगा, वही एक तरीका है कि तालिबान छोड़ के जाएंगे, वरना तालिबान 200-400 सरकार में होंगे, 60,000 है, बाकी क्या करेंगे? वायलेंस तो उनके डीएनए में है। वो आतंकवादी करेंगे, वो यूरोप के खिलाफ भी करेंगे, वहां तो उनके शायद हमदर्द भी मिल जाएंगे। भारत के खिलाफ भी करेंगे, जो 1990-91 में किया था। फरूकी साहब कुछ भी कहें, वो बात अलग है, लेकिन इतिहास है हमारा। जितना आतंकवाद 1991 में सोवियत के जाने के बाद बढ़ा था, क्योंकि जिहादिस्ट अफगानिस्तान से आए थे, पाकिस्तान के थ्रू आते हैं। इनका 1600 मील का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, और तो कोई जरिया ही नहीं उनका आने का। वही बात पाकिस्तान दोबारा चाहेगा। इमरान खान क्या बोलते हैं, वो तो सच्चाई वैसे भी सबको पता है। हमारे पड़ोसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म में शायद ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वो कठपुतली हैं, जिधर डॉलर नजर आते हैं उधर नाचना शुरू करते हैं। पहले अमेरिकन डॉलर थे, उनकी भाषा बोलते थे, अब चीन के डॉलर है तो अमेरिका के खिलाफ बोलने लगे कि ये तो एक जहनी गुलामी है जिससे उन्होंने छुटकारा पाया है। केवल एक जहनी गुलामी जिससे उन्होंने छुटकारा पाया है। लेकिन मेरे पास मंजीपुरी साहब आपसे जानने में इस विषय को लेकर दिलचस्पी है कि उस आधी आबादी का क्या होगा जिसके सरोकारों को लेकर 20वीं और 21वीं सदी में बहुत बात होती है। महिलाओं के संदर्भ, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की आत्मनिर्भरता। तालिबान का तो फरमान है, स्कूल जाना नहीं है, काम करना नहीं है, बुर्के के बगैर रहना नहीं है। कुल मिलाकर स्थायी तौर पर आदमियों की गुलामी करने के लिए अब महिलाएं विवश रहेंगी अफगानिस्तान की, और पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। क्या इसी बात के लिए इस दुनिया के संदर्भ में हम इतनी बातें करते थे? हिमांशु जी, देखिए, अभी जनरल साहब ने एक चीज बहुत अच्छी कही कि 20 साल इन अ सेंस जिसको कहते हैं अमेरिकनों ने अफगानिस्तान पे हुकूमत की। जी, आप जिस तरीके से देखिएगा, कर दी 20 साल हुकूमत, चाहे अपना भड़ास निकालने की थी, कॉलोनाइजेशन करने के लिए थे, जो भी थे जी। लेकिन एक चीज उन्होंने जरूर की, एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन अफगानिस्तान में जरूर इंट्रोड्यूस कर दी जी। उसमें एजुकेशन, एम्पावरमेंट, एक किस्म की एम्पावरमेंट बहुत कर दी, और महिलाएं तो खासकर ग्रेटली बेनिफिटेड थी। क्योंकि ये समझिएगा, अमेरिकनों के आने से पहले उनकी जो स्थिति थी वो, अब हम लोग बात कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही बद थी, कुछ भी नहीं था उस स्थिति में। और अब ये तालिबान जो फरमान जाहिर कर रहे हैं वो उसी किस्म के जाहिर कर रहे हैं। ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा 20 साल में अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो अंतर आया, महिलाओं में भी कुछ आया, फैमिलीज इन महिलाओं की उनमें भी कुछ अंतर आया। पर मैं इस चीज के बारे में डेफिनेटिवली इसलिए नहीं कहता कि ये अनुमान लगाने की बात नहीं, ये मेरा मतलब है कि उनको भी अगर समझ आ जाए, थोड़ी सी समझ आ जाए कि देखिएगा, हम हमारे अपने इस्लामिक नियम है जो भी है व्हाटएवर, लेकिन उसी के अंतर्गत सऊदी अरेबिया में भी आजकल कई रिलैक्सेशन हो गई हैं, यूएई में है, बहुत ज्यादा बाकी कंट्रीज में। अगर आप थोड़ा सा तौर तरीका देखिए, आपके लिए फायदा होगा, आपके आवाम के लिए फायदा होगा। सारा आवाम इस तरह कंट्रोल नहीं हो पाएगा, और साथ में फिर आपकी दुनिया के साथ टक्कर ही रहेगी, और इसको पहले भी आपका कोई खास फायदा नहीं हुआ, इस बार भी नहीं। मंजीपुरी साहब, मेरा एक बात जानने में बड़ी दिलचस्पी है। आपने कहा कि पिछले 2 दशक में काफी बदलाव आया है, जनरल कादियान साहब भी ये बोल रहे हैं। तो अगर तालिबान कब्जा करने की कोशिश कर रहा था और उसके तौर तरीकों को लेकर बाकी दुनिया इतनी आपत्ति व्यक्त करती है,
तो आपत्ति प्रतिरोध के तौर पर, विरोध के तौर पर अफगानी नागरिकों के द्वारा दिखाई क्यों नहीं दी गई? सेना नहीं लड़ी, अच्छी बात है, उसके अपने कारण भी कादियान साहब ने बता दिए, पर जनता कोई प्रतिरोध कर रही है, ऐसे दृश्य भी देखने को नहीं मिले। क्या कहें इस परिस्थिति को लेकर? नहीं हिमांशु जी, मैं आपको कहता हूं, दुनिया में जनता की तरफ से विरोध, ये किस्म की चीजें कई बार ये होती हैं कि इंटरनली कू होते हैं, चीजें होती हैं जी, लेकिन जनरली आर्म्ड इंसरेक्शन के अगेंस्ट जनता खड़ी नहीं होती जी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। याद रखिएगा, ये जो हम एम्पावरमेंट वगैरह कह रहे हैं, काफी सारी चीजें हैं, इनके साथ आपको एक किस्म की मिडिल क्लास कंफर्ट भी आ जाता है जी, अब आपको पता है कि आपकी सिचुएशन काफी बुरी है, जी। काफी डिफिकल्ट है, और आप शायद डिफिकल्टी में कुछ पता नहीं क्या हो सकता जी। है, लेकिन आप वो उस किस्म के रगेड स्टाइल से लड़ने वड़ने के लिए नहीं होंगे। जी। अमेरिका को कहते हैं ना चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स हैं। अब हम लोग चॉकलेट क्रीम तो नहीं बने, लेकिन जो थोड़ी बहुत चॉकलेट या क्रीम आ गई है, ये जरूर होती है। ये अफगानिस्तान के काबुल के जो लोग हैं, उन्होंने हैव एंजॉयड लाइफ अ लिटिल बिट, इसलिए टू हैव एक्सपेक्टेड दिस वाज टू मच। इट वाज फॉर द अफगान नेशनल आर्मी, उनके लिए था, लेकिन उनके पास ना लॉजिस्टिक्स थे, ना ट्रेनिंग थी, ना लीडरशिप थी, और आई बिलीव रियली, जैसे जनरल साहब ने कहा, उनकी मोटिवेशन लेवल बहुत कम थे। उन्होंने कहा ये तो होना ही है, हथियार भेजो और पैसा बनाओ, कोई अपना डील करो, इनके साथ आगे निकालो, आगे जैसे मर्जी है वैसे देखेंगे कैसे आगे देखेंगे। तो पूरी साहब, अब मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, 20 साल में बहुत कुछ बदल गया, और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जिस तालिबान को 1996 से लेकर 2001 के बीच पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के बीच कुल 3 देशों ने मान्यता दी थी, एक पाकिस्तान ने, एक संयुक्त अरब अमीरात ने, और एक सऊदी अरब ने। उसी तालिबान के साथ गले मिलने के लिए अभी काफी देश व्याकुल से महसूस हो रहे हैं। चाइना बोल रहा है, पाकिस्तान स्वागत कर दिया है, 60 से ज्यादा मुल्क भी जो भाषा बोल रहे हैं, रशिया भी साथ बैठ रहा है, अमेरिका को भी संवाद करने में दिक्कत नहीं है, वो तो समझौता ही कर रहा है। ऐसे में अब भारत की जरूरत क्या है? भारत भी गले मिल ले, या अपनी तलखी, अपना तेवर के साथ में बना रहे? सीधा सवाल पुरी साहब, गले मिलने का समय आ गया? नहीं, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। जी। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां एक हिस्ट्री है तालिबान के साथ। जी, हम लोग भूल नहीं सकते द इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट टू कंदाहार। जी, हम लोग कश्मीर में दहशतगर्दी उसको नहीं भूल सकते। जी, इसलिए हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स ये है, इसके लिए ये इतना आसान नहीं है जैसे आप कहते हैं बाकी देशों जी। के। अमेरिका ने तो दोहा में टॉक्स करके उनको लेजिटिमेसी दे दी। जी, चाइना जो है वो देख रहा है, ठीक है, लेट अस बी इनसाइड द टेंट। कई बार लोग कहते हैं ना कि टेंट के अंदर होना चाहिए या टेंट के बाहर होना चाहिए, अगर टेंट को कंट्रोल करना या उसमें कुछ करना। जी। ज्यादातर जनरल व्यू है कि टेंट के अंदर होना जी। चाहिए, लेकिन हमारे लिए कुछ अपनी ही इंटरनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है, सीरियस प्रॉब्लम। जी, मैं मानता हूं कि हमें तालिबान के साथ इंटरैक्ट तो करना ही पड़ेगा। जी, बहुत बार ऐसा होता है, सरकारें दूसरे कंट्रीज में वो नहीं होती जो आप चाहते हैं, जी, लेकिन ये तो इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन है, आपको इंटरैक्ट तो करना ही चाहिए। डिप्लोमेटिक रिलेशन वगैरह ये दीज आर मैटर्स ऑफ डिटेल, दे हैव टू बी डिसाइडेड अपने अपने टाइम से क्या होगा। जी। लेकिन अगर रियलिटी है कि उनकी सरकार रहेगी, हमें अफगानिस्तान के लिए इंटरेस्ट है, हमारे जियोपॉलिटिकल रीजन में है, हमारे लिए रीजनल फैक्टर्स हैं, और इवन ये जो होल बिजनेस है टेररिज्म वगैरह का, आप डिसाइड करिएगा। बिल्कुल अंदर टेंट में ना जाइए, लेकिन थोड़ी बहुत तो रास्ता तो रखना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो कुल मिला के भारत को भी अपने नजरिए में बदलाव तो करना ही पड़ेगा, यह साफ तौर पर मजीपुरी जी की बातों से समझ में आ रहा है। लेकिन फारूकी साहब, जो आप तालिबान के बदलाव की बात कर रहे हैं, शाहजहां साहब, महिलाओं को लेकर जो नजरिया तालिबान का अभी भी साझा हो रहा है, क्या आप जैसा गुणी व्यक्ति, संजीदा पत्रकार, उन विचारों के साथ है कि इस दुनिया की आधी आबादी को अभी भी पैर की जूती बनाकर ही रखा जाना चाहिए, घर के अंदर ही बंद रखना चाहिए, और उसके पास ना तो कोई सम्मान होना चाहिए समाज में, ना ही स्थान होना चाहिए? सीधा सवाल है फारूकी साहब, किस नजरिए के साथ हैं आप? अच्छा देखिए, मेरा नजरिया तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं बिल्कुल इस नजरिए के साथ नहीं हूं जी, लेकिन मैं आपसे एक जी फारूकी साहब, सवाल करता जी, फारूकी साहब से शायद हमारा तकनीकी संपर्क
टूट गया है, हम दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन रंजीत कुमार साहब, आपके पास मैं रुख करता हूं और जानना चाहता हूं कि अभी तक भारत सरकार की जिस प्रकार की प्रतिक्रिया चल रही है। जी फारूकी साहब, आपके संपर्क बीच में टूट गया था, माफी चाहूंगा आपसे। जिस तरह से हम बात करते हैं कि हम माजी को भूल जाते हैं, सोवियत इन्वेजन से पहले काबुल जो है बैरूत के साथ एक तरक्की याफ्ता तरीन शहर था, जहां पे मर्दों औरत को इख्तियार की आजादी थी, और वहां के डिस्कोज और बार्स जो हैं वो लोगों ने देख रखी हैं। मेरा ख्याल है आप पूरी साहब से पूछ लीजिए या जनरल साहब से पूछ लीजिए, ये काबुल सदा से ऐसा नहीं था या अफगानिस्तान सदा से ऐसा नहीं था। ये तो सोवियत इन्वेजन के बाद जो उसका बेड़ा गर्क हुआ है, जो मारधाड़ शुरू हुई है, उसके बाद हैव्स और हैव्स नॉट की जो लड़ाई शुरू हुई है, उसके बाद से तो ये सारे मामला लोगों के हाथ से निकल गए हैं। अब ये जो जनरल साहब बात कर रहे हैं, मैं इनसे देखिए, ये आप मुझे रही या ना करें, पाकिस्तान को पसंद कर रहे हैं या ना करें, या अफगानिस्तान को पसंद करें या ना करें, लेकिन चीजों को सीधा देखना चाहिए। आपके ख्याल में क्या अमेरिका जो है इतना बचा है कि जिसको ये पता नहीं चला कि तालिबान जो है वो आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे लिए ये एक वादा खिलाफी है, और वो सिर्फ वादा खिलाफी देखकर इसको हो जाएंगे? नहीं जनाब, ये आप अगर अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं तो आपको तो पता होना चाहिए कि उनके साथ उनकी क्या डील हुई जी। उनके कहे बगैर आपके ख्याल में ये 2 दर्जन लोग जो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर काबुल को टेक ओवर करने गए हैं, उन्होंने टेक ओवर कर लिया, आपके ख्याल में ये कोई मजाक है? ये एक हुकूमत का दारुल खिलाफा है जिसको टेक ओवर किया गया। हम इस तरह से आंखें बंद करके हक से आंख नहीं छुपा सकते। अमेरिका को सूट करता था कि जहां से निकल जाए, उसने जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाई है और बाकी लोगों को बीच में छोड़ा है। हालांकि हिलरी क्लिंटन पिछली दफा भी कहा था कि हमसे गलती हो गई, पिछली दफा हम अनअटेंडेड छोड़ के चले गए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, और वो गालिबन अपनी उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुधारने का भी कोई मुनासिब तरीका नहीं है। जहां तक तालिबान की हुकूमत की बात है, तो तालिबान की हुकूमत का फैसला तो वहां के रहने वाले अफगान करेंगे। मैं उनको कौन होता हूं ये बताने वाला, या आप कौन होते हैं कि वो कौन सा निजाम हुकूमत लाएं? अगर वो इसको इसी तरह से चलाना चाहती हैं तो मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, एक जानकारी साझा करना चाहता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी फारूकी साहब ने करी है। ये कोई मजाक है कि 2 दर्जन लोग मोटरसाइकिल पर आए और कब्जा कर लिए काबुल पर? ये सोचा समझा फ्रेमवर्क है। लेकिन इसकी बीच में अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में घट रहा घटनाक्रम कितना महत्वपूर्ण है, वो अपने दर्शकों से इस रूप में हम साझा करते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन विशेष तौर पर आज दुनिया को संबोधित करेंगे भारतीय समय के अनुसार 1:15 पर, जिसमें अफगानिस्तान के मसले पर वह अपने देश को संबोधित करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर जितनी चिंताएं, जितने सरोकार हम इस कार्यक्रम में व्यक्त कर रहे हैं, जो बाइडेन का यह कदम बता रहा है कि अमेरिका के लिए भी अफगानिस्तान में जो कुछ घटित हो रहा है वो इतना आसान नहीं है। ट्रंप सीधे तौर पर बयान दे रहे हैं कि यह अमेरिका की हार के तौर पर दर्ज होने जा रहा है। इसकी रोशनी में रंजीत कुमार जी, मैं आपके पास रुख करता हूं कि क्या वाकई बाइडेन इस कदर चूक गए? देखिए, अमेरिका के इतिहास में ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कहा जा सकता है। अमेरिकी इतिहास के लिए 15 अगस्त का दिन सबसे बड़ी शर्मिंदगी का दिन हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस अमेरिका ने 2001 में 9/11 के आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक इंटरनेशनल कोएलिशन बनाने की बात की थी, सारी दुनिया से उसमें शामिल होने की बात की थी, आह्वान किया था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ो। अमेरिका ने एक गंभीर प्रयास भी किया था। आज उसी अमेरिका ने आतंकवाद के आगे घुटने टेक दिए हैं, वहां से भाग खड़े होने को मजबूर हुए हैं। और न केवल अमेरिका, बल्कि इससे सारी जो क्षेत्र को परेशानी होगी, जो इस इलाके को के देशों में अस्थिरता का माहौल पैदा होगा, उससे अमेरिका को परेशानी भविष्य में तो होगी, सारी दुनिया इससे प्रभावित होगी। तो अमेरिका की ये जो नीति है, जो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर उसने किया है, एक महाशक्ति की तरह उसने अपना चरित्र नहीं दिखलाया है। महाशक्ति को जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो उसने नहीं निभाया। देखिए, अमेरिका की जो पिछली 2-3 सरकारें थी वो अमेरिका की घरेलू पॉलिटिक्स के दबाव में आ गई। वो नहीं चाह रही थी कि अफगानिस्तान से बॉडी बैग्स जो है अमेरिका लौटे और लोग उसको देख करके इमोशनल हो जाएं और अमेरिका की सरकारों को उसके लिए कोसें। तो राष्ट्रपति बराक ओबामा के टाइम से ही ये शुरू हो गया था कि अफगानिस्तान से फौजें निकालना है, वहां से फौजें कम करनी है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने उस फैसले को आगे बढ़ाने की कोशिश की। दोहा में वार्ता शुरू हुई और तब से अमेरिका ने आज सरेंडर नहीं किया अफगानिस्तान के तालिबान के सामने, बल्कि सरेंडर करने का इरादा तभी जाहिर कर दिया था जब उसने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान को वापस सत्ता में लाए जाने की पर बातचीत शुरू की। तो उसने जो बातचीत का जो नाटक किया वो अमेरिका को धीरे धीरे वहां से निकालने का एक घटनाक्रम प्रयास चल रहा था। आज उसी प्रयास को अचानक धक्का मिला है, अचानक अमेरिका शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। लेकिन काजल साहब, मैं शहजाद फारूकी साहब के उस आकलन के संदर्भ में आपका नजरिया जानना चाहता हूं कि ये जो कब्जा हुआ है, ये भले ही अमेरिका बयानों में कह रहा है कि अप्रत्याशित है, हमारे आकलन के विपरीत है, लेकिन दरअसल स्क्रिप्ट के तहत ही है। जिस सरलता से काबिज हुए हैं, ये तभी संभव है जब सब कुछ नूरा कुश्ती टाइप का हो। आपका तो इतना तजुर्बा है फौजों का और लड़ाइयों का। फारूकी साहब की बात में कुछ गंभीरता नजर आ रही है आपको? आप भी यकीन करने के लिए कुछ मजबूर हो रहे हैं? देखिए, ये तो अमेरिका जानता था कि कब्जा होगा जी, लेकिन उनकी भाषा, अगर आप 8 जुलाई का इंटरव्यू बाइडेन का पढ़ें, उनसे पूछा गया था कि भाई क्या अफगान की सेना इस काबिल है कि वो तालिबान को रोक सके, उसने कहा था बिल्कुल काबिल है, उनको हमने ट्रेनिंग दी है, हथियार दिए हैं। अब वो सच बोलते थे या अपनी पॉपुलेशन को इम्प्रेस करने के लिए? आज के दिन भी व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि आपने एक देश को लेट डाउन किया है। आपने 4 करोड़ की आबादी के देश को 60,000 उन लोगों के हवाले कर दिया जिनके सोच विचार शरिया लॉ पर है, और आप ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हो, जिनके डीएनए में खून खराबा है। तो ये तो कोई एक जिम्मेवार देश की एक्टिविटी नहीं थी। तो अमेरिका में भी ये नहीं है कि उनकी सोच विचार शुरू से थी, वो उनको पता था कि सेना मुकाबला नहीं कर पाएगी। वो एस्टिमेट दे रहे थे, कोई 6 महीने का, कोई 3 महीने का, फिर 1 महीने का। जितना जल्दी वो पेड़ गिरता है वो तो उनको भी शायद अंदाजा नहीं था, लेकिन उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग थी जरूर तालिबान के साथ। अंडरस्टैंडिंग थी जरूर, इस बात पर काजल साहब भी कहीं ना कहीं सहमत हैं। पर एक आखिरी सवाल काजल साहब आपसे इस कार्यक्रम में करना चाहता हूं, और संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका के संदर्भ में क्या नजरिया देखते हैं आप? दुनिया के तमाम देश अपने संकट में आने की स्थिति में बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर देखते हैं। अचानक कुछ घटित हो जाता है, उन्हें लगता है संयुक्त राष्ट्र संघ आएगा, हमें बचाएगा। पर अफगानिस्तान तो 20 साल से इस द्वंद्व से गुजर रहा है, और जो कुछ भी वहां घटित हो रहा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की कोई संस्था इस दुनिया में अस्तित्व में है, इस पर भी सवाल उठ रहा है। क्या कहेंगे गाजन साहब, कहां है संयुक्त राष्ट्र संघ? ये सवाल मुझसे? जी गाजन साहब। देखिए, आज के दिन सारी दुनिया को एक कॉमन जो फिक्र है वो है आतंकवाद की। जी, अमेरिका ज्योग्राफिकली अलग थलग है तो उसको इतना खतरा नहीं है, हालांकि अटैक उस पर भी हुए हैं, अभी उन्होंने अपने आप को और सिक्योर किया होगा। लेकिन सारा यूरोप जी वल्नरेबल है जी, वहां तो इनको मैंने शुरू में भी कहा था हमदर्द भी मिल जाएंगे। जी। बहुत सारी पॉपुलेशन, पहले भी छोटे मोटे हमले हो चुके जी। हैं, उनको आधार बनाते फिर करेंगे। तो अगर दुनिया इकट्ठी होती है तो सिर्फ इस डर से कि आतंकवाद उन तक ना जाए, जी, क्या तक भारत और तालिबान में फ्यूचर क्या होगा। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप देश से मिलाप करने के लिए वहां अपना दूतावास रखें। जी, कूटनीति ऐसे चलते, पूरी साहब शायद मेरे से ज्यादा वाकिफ हैं इसमें। हमारे इजराइल के रिलेशन दूतावास तो 1992-93 में गए, मिलाप हमारा पहले भी था जी, जहां कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट होती है। हालांकि तालिबान का इजराइल से मुकाबला नहीं, इजराइल तो एक बड़ी मजबूत देश और लगी बंदी सरकार थी, तालिबान तो एक बिखरा हुआ गुट है, ये आपस में ही लड़ेंगे, वार लॉर्ड आएंगे। अभी तो सिविल वार की सिचुएशन चलेगी कुछ दिन, तो मान्यता का समय देनी चाहिए, नहीं वो तो बात की बात है। भारत एक डेमोक्रेसी है, सिद्धांत के तौर पर हम किसी ऐसी सरकार को मान्यता नहीं दे सकते जिन्होंने मिलिट्री के बूते पर सत्ता संभाली हो। तो कादियान साहब तो अभी भी इस विचार के साथ में है कि बुलेट के बूते सत्ता में आए हुए सरकार को मान्यता नहीं देनी चाहिए। लेकिन मुझे के संदर्भ में, इस खतरे के संदर्भ में आपका नजरिया चाहिए कि कुल मिला के तालिबान के मूल में इस्लाम है, इस्लामिक कट्टरता है, कट्टरवादी नजरिया है, और भारत में वर्तमान की जो सरकार है
उसके संदर्भ में एक व्यापक धारणा हिंदुओं के हितों के संरक्षक के तौर पर है। क्या ऐसी सरकार की मौजूदगी अफगानिस्तान में एक इस्लामिक कट्टरवाद की सरकार अस्तित्व में आने के बाद में कुछ चुनौतीपूर्ण हालात हमारे अंदर बनाएगी? क्या इसको लेकर अतिरिक्त सचेत होने की, अतिरिक्त सावधान रहने की जरूरत हिंदुस्तान के संदर्भ में आप महसूस करते हैं? हिमांशु जी, देखिए ऐसा है, मेरा मानना यह है, मैं इस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मेरा मानना यह है कि तालिबान ने पहले भी हमको बहुत ज्यादा आतंकवाद से तंग किया जी। हमें इसके लिए बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, और ये सब प्रिपरेशन हमको अभी से करनी पड़ेंगी। उसका एक और कारण भी है जी। ये जो पाकिस्तान जो है, आज तो शायद थोड़े से लड्डू एक दूसरे को बांट रहे हैं जी। लेकिन यही जो तालिबान है, यही मैं मानता हूं पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बनेंगे, और पाकिस्तान की जो अपनी सरकार है वो इससे थोड़ा सा अपने लिए राहत लाने के लिए, वो जिसको कहते हैं राह दिखाने की कोशिश करेंगे जी। भारत की तरफ। ईरान के लिए भी सिमिलरली ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इसलिए कि हम इस जियोग्राफिकल एरिया में, हम कोई अटलांटिक ओशन के पास नहीं है, वहां नहीं जा सकते जी। रह गया कि तालिबान के साथ अब क्यों रिलेशनशिप या क्यों किस किस्म के संपर्क, वो पार्ट ऑफ द रीजन ये भी है कि भाई देखो, हम लोग इतना ज्यादा डील नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ वाया मीडिया वगैरह ये सब तो रखने ही पड़ते हैं। अब आप टेंट के अंदर हैं नहीं है, लेकिन टेंट के कुछ बाहर रहे, ये तो जरा थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। ये सरकारें, यू कांट ऑलवेज हैव कि सरकार हमारी हो या हमारे हित में हो या हमारी तरह थिंकिंग होगी, लेकिन दुनियादारी डिमांड्स के आप सबके साथ इस चीज के लिए कुछ ना कुछ रास्ता ओपन रखें। जनरल साहब, जो आप कह रहे हैं तो दिल की बात है कि हम गन वाली सरकारों को नहीं देंगे, लेकिन दुनिया में तो इतनी सारी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स, इजिप्ट की सरकार, अब मैं आपको क्या बताऊं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके कूदे आ गई, ये तो ऐसे होता रहता है। इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन में जज्बाती ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो चीज आपके हित में है वो आपको करना चाहिए, वो जो देश के हित में हो वो हमें करना चाहिए, ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये मंजू पुरी जी की एक व्यवहारिक सलाह, जिसका अनुसरण इस समय दुनिया के तमाम देश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह सलाह वो भारत के संदर्भ में भी दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर हमारे कार्यक्रम का समापन इस मर्म के साथ है कि आने वाला समय पूरी दुनिया के लिए अशांत रहने वाला है। तालिबान का सत्ता में आना अगर किसी को भी अपने लिए मुफीद लग रहा है तो उसकी गलतफहमी दूर होने के लिए कुछ समय का इंतजार भर करने की जरूरत है, चाहे वो गलतफहमी पाकिस्तान को हो रखी है या चाइना को। भारत के संदर्भ में इतना जरूर है कि अतीत के अनुभव से सबक लें। तालिबान कल भी हमारे लिए समस्या था और अब उसका एक बार फिर सर उठना हमारे लिए समस्या का सबब रहेगा, इसलिए सावधानी विकल्प नहीं है, अनिवार्यता है, और इस संदर्भ में सरकार को ध्यान देने की तुरंत से ही जरूरत है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक संजीदा विषय की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर अफगानिस्तान को समर्पित। किसी शायर ने बड़ा कमाल का कहा कि जिसको अब भी हो सियासत पे यकीन, कि जिसको अब भी हो सियासत पे यकीन, उसको ये मुल्क दिखाया जाए। रजनीश सचन ने ये शेर लिखा था। आप हमारे कार्यक्रम के दौरान कुछ तस्वीरें देख रहे थे, वो तस्वीरें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन की थी, जिस राष्ट्रपति भवन में एक मर्यादा की, एक गरिमा की उम्मीद हम आप करते हैं। वहां के वो दृश्य बता रहे थे कि आने वाले समय में अफगानिस्तान की हालत क्या कुछ होने वाली है। अफसोस की बात यह है कि दुनिया के तमाम वो देश जो मानव अधिकारों के संदर्भ में सही हितैषी होने का दम्भ भरते थे, वो मूक दर्शक बने हुए इन्हीं लोगों के साथ में हाथ मिलाते दिखाई दे रहे हैं। यह अपने आप में बेहद दुखद स्थिति है। ये दुखद स्थिति कब तक कायम रहेगी, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। देखें इस चिंता का उत्तर हमें कब मिलता है। पर आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम।